तो इंडिया के क्या किरदार देखते हैं और इंडिया के लिए क्या चैलेंज हो सकते हैं, पर्टिकुलरली ये सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे बंगाली जो इंडिया घुसना चाहते हैं? देखिए, बांग्लादेश की क्रिएशन डे फर्स्ट तब से इंडिया इज प्लेइंग अ वाइटर रोल इन बांग्लादेश, बल्कि उनकी क्रिएशन के पीछे सारी एफर्ट जो थी वो थी इंडिया की थी, भारत की थी। अब देखा जाए और एक प्रेसिडेंट मौजूद है हिस्ट्री के अंदर, जब भी बांग्लादेश के अंदर कोई क्राइसिस आते हैं, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे पॉलिटिकल हो, तो सारे लोग जो है वो भारत चले जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं। तो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। मुक्ति बानी का बनना उस वक्त भी अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तानी फोर्सेस थी उनके खिलाफ जो था ये जो मूवमेंट चली थी उसमें भी अल्टीमेटली इंडिया था। और आज भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस आता है, बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बड़े अरसे से लोग इंडिया जा रहे हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट इज जस्टिफाइड, जस्टिफिकेशन है उसके पीछे मौजूद है। और मैं इससे एग्री करूंगा कि यहाँ पे बांग्लादेश में दर हकीकत जब से ये स्टूडेंट्स की मूवमेंट चल रही है, लोग पहले ही बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। मैंने शायद आपके सेगमेंट में ही कहा था रिसर्च करके कि $180 रेट है इस वक्त बॉर्डर क्रॉस कराने का, वहां से लोग रिश्वत लेके बॉर्डर क्रॉस कराते हैं। लेकिन इसके बाद फिर एक तूफान आएगा, लोगों का भागेंगे उस माइग्रेशन के पीछे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दोनों चीजें होती हैं। मेरे ख्याल में भारत इज डायरेक्टली ऐसा कंट्री होगा जो डायरेक्टली जिस पे असर पड़ेगा उनके ऊपर, उनकी इकोनॉमी के ऊपर भी इसका प्रेशर आएगा और उनकी उस बॉर्डर एरिया के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आएगी। मेरे ख्याल में इस चीज का जितने जल्द से जल्द इसका हल ढूंढना चाहिए ताकि लोग बजाय माइग्रेट करने के अपने घरों में ही रहें। लेकिन इट इज ए क्राइसिस। और देखें, बंगाली में अगर जाती तौर पर मुझसे पूछे, वेरी इंटेलिजेंट कौम है, वेरी रिसोर्सफुल है। भारत हमारे सब कॉन्टिनेंट की दो बड़ी पार्टियां हिस्टोरिकल, कांग्रेस और मुस्लिम, दोनों बंगालियों ने बनाई थी। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल और मेरी दुआएं हैं कि वो उनकी सेफ्टी के लिए, बांग्लादेश की प्रॉपर्टी के लिए, भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए। डॉक्टर साहब, इसमें जरा चाइना और अमेरिका के हवाले से बात कर ली जाए। ये कहा जाता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शेख हसीना वाजद से खुश नहीं थी और उसमें भारत ने बड़ा किरदार इसलिए अदा किया कि चीज़ों को नॉर्मलाइज करवाने के, कि अगर बांग्लादेश जो है वो अमेरिका से दूर होता है तो इंडिया के लिए भी मसले पैदा हो सकते हैं और चाइना की पेनिट्रेशन हो सकती है। इसको आप कैसे देखते हैं? अमेरिका जो है उसके क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं बांग्लादेश के अंदर, और चाइना जो है वो उसके क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं? क्या चाइना कोई नई हुकूमत साजी में रोल अदा कर सकता है? कैसे देखते हैं चाइना और अमेरिका के इंटरेस्ट को बांग्लादेश में? बांग्लादेश के अंदर मैं आपको इस चीज को, मैं क्योंकि अभी रिसेंटली केम फ्रॉम यूएस एंड आई एम वाचिंग यूएस वेरी क्लोजली। एक जो वैक्यूम मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से जो वैक्यूम है उसको रशिया और चाइना कंप्लीटली दे आर टारगेटिंग इट। यहाँ पे मैं आपको इस चीज की ऑलमोस्ट गारंटी दूंगा कि इस वैक्यूम को चाइना फिल करेगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हसीना वाजिद के कू के लिए जो कार्रवाई चल रही है, ऑलमोस्ट 1 महीने पहले हसीना वाजिद वॉज इन चाइना। और इस पे प्रेशर आएगा। भारत और चाइना दोनों कोशिश करेंगे कि उस वैक्यूम को कवर किया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि चाइना इज द ओनली वन इन दिस पार्टी हु हैज मनी। और दूसरा ये है कि उन्हें पता है कि करप्ट एरियाज के अंदर किस तरह टारगेट करके पैसे के जरिए अपना असर रसूख उठाया जाता है। और मैं जिस तरह हर इसको देओल साहब के साथ उनका मिलना, बांग्लादेश से सीधा डायरेक्ट भारत जाना, क्योंकि भारत हैज लॉट ऑफ ऑन स्टेक। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? बांग्लादेश को बने हुए तकरीबन जो है वो 50 साल का अरसा हो गया था और इस अरसे में ये जो वाकया है, पहले भी बांग्लादेश के अंदर फौज आई है, शेख हसीना वाजिद 15 साल से तकरीबन रूल कर रही थी। अब आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं जो आज हुई है? चीमा साहब, मैं समझता हूँ कि एक बहुत सिग्निफिकेंट वाकया हुआ बांग्लादेश के अंदर। उसकी वजह यह है कि दिस विल सेट अप द मोड इन द रेस्ट ऑफ द साउथ एशिया उसमें। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि अफ्रीका के अंदर कई ममालिक के अंदर, जिस तरह कीनिया है, कई ऐसे ममालिक हैं जहां पे ये इशू चल रहा है। नाइजीरिया के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं। लेकिन इसका बिलखसूस हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि दिस इज डायरेक्टली attached, Bangladesh is directly attached with Pakistan and India. जियोग्राफिक लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश की। अब हसीना वाजिद का जाना और बिलखसूस उसका भारत जाना, फिर वहां से लंदन जाना, इसका मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश में होता क्या रहा है। जो मखसूस सीटों की वजह से स्टूडेंट्स बाहर निकले थे,
अगर देखा जाए तो उसमें 30% जो सीटें थी मुलाजमों की, वो उनको रखा जाता था, हसीना वाजिद की अपनी पार्टी के लिए रखा जाता था, वहां से लोगों को एडजस्ट किया जाता था। तो एक नाइंसाफी थी जिसकी वजह से स्टूडेंट बाहर सड़कों पे निकले। फिर उसमें हसीना वाजिद ने उनको सीरियस नहीं लिया, उनको बल्कि उनको रजाकार का नाम देते रहे, टांट कराते रहे उनको, बजाय कि उनके साथ अच्छे रियल नेगोशिएशन की जाती। तो वो चीजें बढ़ती गई, जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया। तो एक जो बेसिक सेंटिमेंट्स थे बजाय बेहतरी की तरफ जाते। मैं चीमा साहब हमेशा इस चीज पर बिलीव करता हूं कि आप जब तक रियल ग्रास रूट इशू को सही तरीके से हैंडल नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह होगा। इनको चाहिए था कि उनकी बात सुनी जाती, मिडिल ग्राउंड्स पे आते, कुछ दिया जाता, कुछ लिया जाता और मूव फॉरवर्ड। लेकिन यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट एक और बात के साथ भी ये अटैच करना चाहूंगा कि बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन थे, पिछले इलेक्शन, वो भी इलेक्शन ठीक नहीं थे, अपोजिशन के बगैर इलेक्शन किए गए। कई वेस्टर्न कंट्रीज थे, उन्होंने उन इलेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो दर हकीकत एक लावा पकता गया और आज वो फटा है। लेकिन इसके साउथ एशिया के ऊपर इसके इम्पैक्ट होंगे। अब मैं एक और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इस वक्त अगर देखा जाए बांग्लादेश से गाजा भी ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि पहले वहां पे जंगें जारी हैं, वहां पे इशू बिल्कुल, और उसके बाद बांग्लादेश से ईरान भी ज्यादा दूर नहीं है। तो उस रीजन के अंदर इस चीज का इतना बड़ा सिग्निफिकेंट वाकया वहां पे होना, मैं समझता हूं कि इसने उस सारे साउथ एशिया को हिला के रख दिया है। बिलखुसूस अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। आज अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर वो मुजीबुर रहमान के जो मुजस्मे हैं, उनके स्टैचूज हैं, उनको गिरा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी कई लोग हैं जो अपने आप को मुजीबुर रहमान के साथ अटैच करते हैं, बांग्लादेश की मिसालें देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। बिलखुसूस पाकिस्तान की जो सिचुएशन है अगर देखा जाए वो भी बांग्लादेश से ज्यादा दूर नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन दिस विल सेट अप अ मोल्ड, दिस विल बिकम अ प्रेसिडेंट इन द साउथ एशिया कि इसको किस तरह से देखा जाता है। I'm praying for Bangladesh. I'm praying for the Bangladeshi people and their safety and their lives. डॉक्टर साहब, ये जो बांग्लादेश के अंदर जो लोगों को गुस्सा है कि वो स्टैचूज गिरा रहे हैं, बांग्लादेश की वजीर आजम के घर में घुस गए, उनके बेडरूम में घुस गए, उनकी बकरियां ले गए, बतखें ले गए, ये क्या चीजें डिनोट करता है? एक बात। दूसरा, आपको लगता है कि जो स्टैचू गिराए जा रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान के, क्या बांग्लादेश 50 साल बाद एक नया बांग्लादेश बनने जा रहा है? क्योंकि जो है जो लोगों का रिएक्शन है वो बहुत फ्यूरियस किस्म का रिएक्शन है। क्या कोई बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल तब्दीली होगी बांग्लादेश के अंदर जिस तरह उनके स्टैचूज को गिराया जा रहा है, या कि आप समझते हैं कि बांग्लादेश के ये जो मसले हैं जब नई हुकूमत आएगी तो चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा? नहीं, वहां पे इशू रहेगा। दर हकीकत चीमा साहब, साउथ एशिया के अंदर बिलखसूस बांग्लादेश, पाकिस्तान और इस तरह के ममालिक के अंदर जो सिमिलैरिटीज हैं, सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का प्रॉब्लम है, वहां पे इशू है, और दूसरा करप्शन है। करप्शन इज किलिंग द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी देयर। वहां पे जो रिचेस्ट अमीर तरीन होते जा रहे हैं, गरीब बेचारे वो 2 वक्त के खाने के लिए बेजार हैं, वो बेचारे खुदकुशियां कर रहे हैं। सबसे बड़ा ग्रास रूट इशू एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और जस्टिफिकेट दौलत का, खासकर चंद लोगों का अमीर होना उस सोसाइटी के अंदर, फिर उनको ये सारी एक दिन, मैं जिस तरह पहले आपको बता रहा था, इसके पीछे अगर देखा जाए तो ये एक दिन में नहीं होता, लावा पक रहा होता है और वो एक दिन बस कर जाता है। इसमें मैंने आपको अर्ज की थी कि इसके पीछे अगर देखा जाए तो काफी अरसे से, क्योंकि हसीना वाजिद हैं, वो काफी अरसे से इस रजीम को वहां पे लीड कर रही थी। तो दर हकीकत उनके पास कई मौके थे, लेकिन शी वॉज वेरी स्ट्रांग वुमन, बड़े टफ डिसीजन लेती थी, वन वे डिसीजन लेती थी और उस पर स्टिक करती थी। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो इसके पीछे बांग्लादेश की इकोनॉमिक सिचुएशन लाजमी होगी। जो पहले स्टूडेंट सड़कों पे निकले थे अपनी मुलाजमतों के लिए, जो कोटा मुकर्रर था, अगर देखा जाए तो वो भी डायरेक्टली इज अ फाइनेंशियल मैटर। लोग अनजस्ट चीजों के खिलाफ दर हकीकत निकले हैं, और जब एक रूलिंग एलीट एक मुसलसल काफी अरसे के लिए कंट्री को लूटती है
और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ठीक नहीं होती, करप्शन बढ़ती है, तो फिर आखिरकार यही अंजाम होता है। मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ, पाकिस्तान को खास मैं इसको अगर अटैच करने की कोशिश करूँ, वहां पे भी लोगों को चाहिए कि देखें कि इस वक्त महंगाई का तूफान है, लोग बिजली के बिलों के से बेजार हो चुके हैं और कोई पता नहीं है कि कंट्री चला कौन रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट के भी यही हालात हैं, 3 करोड़ के करीब बच्चे जो है वो स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश ये बहुत बड़ा लेसन होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान को भी बचाया जा सके। नेक्स्ट जनरेशन पे तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है वो आप सबने देखा, किस तरह से शेख हसीना वहां से भागकर भारत आती हैं। उसके बाद वहां की जो आर्मी है वो टेक ओवर करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर जो जिहादी मानसिकता वाले ये जिनको सो कॉल्ड आप स्टूडेंट्स कह रहे हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट्स पहली बात तो नहीं है, ये जिहादी हैं। जिस तरह का तमाशा इन्होंने पूरे बांग्लादेश में किया है वो एक्चुअली शर्मनाक है। इसके साथ साथ जिस तरह से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वो तो उसकी तो हम आपको तस्वीरें अगर आप दिखाएंगे ना तो आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ कुछ सेकुलर के नाम पे जो जिहादी पत्रकार हैं वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखिए आज़ादी मिलने के बाद में या तख्ता पलट होने के बाद में या जीत के बाद लोग किस तरह से जश्न मना रहे हैं, ठीक है, इस तरह की बातें कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत मीडिया में खबरें फैला रहे हैं। वहां का न्यूज़पेपर खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि लगभग 27 परिवारों को वहां पर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है, साथ में उनके परिवारों को मारा गया है। यहां तक कि हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है, इस्कॉन टेम्पल जैसे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में बहुत से मंदिरों को वहां पर तहस नहस कर दिया गया है, उनको जला दिया गया है या उनको तोड़ दिया गया है। ये सब चीजें चल रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत से एक खास कौम ऐसी है जो लगातार इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। चलिए ठीक है, समझ में आता है, लेकिन कुछ जो हिंदू लोग हैं सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता के नाम पर इस तरह की बातें करने लग रहे हैं जो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको क्या कहकर संबोधित करूं। अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं कि छोटा मोटा पत्रकार है, एक तरह से डिफेंड करने लग रहा है, वहां के इन जिहादों को डिफेंड करने लग रहा है। कल के इसी तरह की चीजों का सहारा लेकर अगर यहां पे भी दंगा होता है या कुछ भी होता है तो एक तरह से जिम्मेदार कौन होगा? तब भी आप इसी तरह से डिफेंड करेंगे। यहां पर भी अगर हिंदुओं की माताओं बहनों का रेप होएगा, रेप किया जाएगा ऐसे ही जिहादियों के द्वारा, तब भी आप डिफेंड करेंगे। मुझे शर्म आती है कि आप लोग हो क्या? आप हिंदू हो? आप कौन हो? मन में बहुत चीजें हैं, हम लोग कहना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में जब सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं ना तो आम इंसान के क्यों नहीं। आपको एक बात बताता हूं, एक पोस्ट में देख रहा था, चाहे वो कोई भी धर्म का इंसान क्यों ना हो, वो खुलकर बोलता है कि हाँ मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं सिख हूं। लेकिन एक हिंदू है, वो सिर्फ उसे बोलने में डरता है और ये बोलता है कि मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं। मैं हिंदुओं को कहना चाहता हूं, कम से कम अपना नाम तो ठीक से लिया करो, कम से कम अपने नाम अपने धर्म के साथ स्टैंड तो करो। सब धर्मों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन अपने धर्म को पहचानना भी जरूरी है। और यही चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं। बाद में जब आपको सताया जाता है फिर आप रोने लग जाते हो। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।